हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने जो आपके क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1 जो था आपका पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो भाई आगे की बात होती है तो आगे में है जो आपका एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 का जो है आपका है क्या, थोड़ा सा जान लीजिए। समानांतर रेखाओं और त्रिभुजों पर प्रमेय। यस, समानांतर रेखा को भी देखेंगे और इसमें त्रिभुज भी लेगा, तो उस पर प्रमेय देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जो हमारा होता है समानांतर रेखाओं और त्रिभुजों पर प्रमेय, ठीक है। जैसे ही आपको प्रमेय आया भाई पता चलना चाहिए क्या, प्रमेय वह कथन जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सिद्ध करने की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रमेय नंबर आपका 10.9। तो घबराइए मत, 10वां चैप्टर जो पढ़ रहे चल रहा है वो उसका 9वां प्रमेय, ठीक है। उप प्रमेय को छोड़ के प्रमेय बात की। अब होता है मध्य बिंदु प्रमेय। तो देखिए क्या कहता है, कहता है एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो कहला है आपका, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजा के मध्य बिंदु मान लीजिए ये ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है ये इसके समानांतर होगी और ये जो है इसकी आधी होगी। मान लीजिए 2x है तो ये x होगा और ये जो होगा AB ये CD के समानांतर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज लिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। और क्या दिया है भाई, जिसमें भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन से भाई, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, ठीक है। और क्या दिया भाई, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये हो गया मध्य बिंदु ले लिया भाई। तो चलो कोई बात नहीं। अब बात होती है आपको सिद्ध करने का, और तो कुछ दिया नहीं है, सिद्ध करना है। ये जो मैंने डॉटेड किया मैंने बनाया हुआ, अभी जो दिया हुआ ये लिख ले, ठीक है। अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि आपको DE जो होगा समानांतर होगा BC का, DE जो होगा वो क्या होगा, BC का आधा होगा, हाफ BC, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। तो थोड़ी सी इसमें बनावट करनी पड़ेगी। बनावट में क्या देखिएगा, बनावट में हम क्या करते हैं, DE जो रेखाखंड है आपको, रेखाखंड DE को F तक इस प्रकार बढ़ाए कि F तक इस प्रकार बढ़ाए कि DE बराबर होगा EF का, ठीक है। तो ये और बिंदु F को बिंदु C से मिला दे। ओके, ठीक है, ये बात हो गई। अब चलिए प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में हम दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज एक ले लें ADE और त्रिभुज एक ले रहे हैं क्या भाई, ADE मैंने लिया, तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ CFE, ठीक है। तो अब त्रिभुज ADE में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। त्रिभुज ADE में बात क्या होती है भाई, बात होती है कि मैंने बोला आपका ADE में DE बराबर है किसका, वहाँ पे EF का। ये तो हमने लेके चले, माना है बनावट में,
ठीक है, बनावट की माना है, एक ही लिखिए बनावट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, बात है कि आपका इसमें ए ई को बराबर होगा किसका, ध्यान से देखिएगा, ए ई जो है आपका बराबर हो इसी का, ये बात आपको दिया है, क्योंकि ये जो आपका बिंदु है ई, वो इसी का मत बिंदु है, तो ये बराबर ये होगा। और यहाँ पे देखिएगा आपका कोण बात कर लेता हूँ, ए ई डी, ये बराबर होगा किसका, कोण एफ ई सी का। ये किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहाँ पे पिक्चर में देखिएगा, मैंने बोला ये बराबर है इसका, ये बराबर है इसका, और ये कोण बराबर है इस कोण का, क्या मतलब एस ए एस से। तो आपका त्रिभुज जो होता है ए डी ई, ये सर्वांग होगा किससे, त्रिभुज। देखिएगा शीर्ष को अच्छे से बैठाना है भाई, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपका होगा त्रिभुज ए डी ई, सर्वांग होगा त्रिभुज सी एफ ई का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे भाई, यहाँ पे जो इस त्रिभुज में इसको हटा दीजिए, ये त्रिभुज में ई जो कोण है ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। उसके पश्चात देखिएगा भाई, यहाँ पे भुजा बात कर लेते हैं क्या, ए ई, तो भुजा ए ई अलग अलग शीर्ष में है, तो यहाँ पे सी ई की बात थी तो ये होगा सी ई। उसके पश्चात मैंने बात की डी ई, तो ये डी ई और ये बराबर है एफ ई, तो एफ ई। इस प्रकार से इसे बैठाना होगा, ठीक है। जब ये बराबर हो गया किससे, एस ए एस अभिगलित से, ठीक है। जब ये आपका सर्वांग सम हो ही गया भाई, तो अब बात क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। तो अब जो बात होती है आपका, ये बात कर लेते हैं क्या, ए डी बराबर होगा किसका भाई, एफ सी का, किससे, सी पी सी टी से, ठीक है। और बात कर लेते हैं, जब ये आपको मान लीजिए फर्स्ट बात निकल के आया, दूसरी बात आपका जो कोण बात कर लेते हैं, आपका कोण की बात करते हैं हम, ए डी ई कोण, ये कोण बराबर होगा किसका, कोण ई एफ सी का, ठीक है। ये भी किससे, सी पी सी टी से, संगत कोण से। ये क्या निकल गया आपका, दूसरी बात निकल गई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, चूंकि दिया है आपको, क्या दिया है, ए डी बराबर है बी डी का। ये जो ए डी है वो बी डी का बराबर है, बोला था ना, बिंदु जो डी है वो भुजा ए बी के मध्य बिंदु, ठीक है। जब ए डी बराबर है बी डी का, और बात करते हैं आपको यहाँ पे ए डी की जगह हम एफ सी लिख सकते हैं, एफ सी बराबर होगा बी डी का, एफ सी, ये जो एफ सी है वो बराबर होगा बी डी का, किससे भाई, 1 से, जो आपने निकाला है ए डी बराबर है एफ सी, तो मैंने ए डी की जगह एफ सी लिख दिया, ये बराबर बी डी हो गया, ठीक है। ये आपका निकलता है तीसरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, बात होती है कि आपको दिया, आपने निकाला 2 से क्या, कोण ए डी ई बराबर है, कोण ए डी ई बराबर है कोण ई एफ सी के, कोण ए डी बराबर है ई एफ सी के, मतलब ये कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक लेखाखंड और ये है, इसको जो है, मतलब अभी तो आउटलाइन था, ठीक है। और ये जो है आपका तिर्यक लेखा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये कोण जो है, यहाँ पर दो लेखाखंड कौन है, एक तो ए डी और एफ सी को डी एफ इस प्रकार काटते हैं कि कोण ए डी ई बराबर हो गया कोण एफ ई, ये देखिएगा, सॉरी एफ ई नहीं, ये कोण तो इस सबको हटा दी, इसलिए होता है गड़बड़। ये क्या था आपका ई एफ
सी, ये कोण ए डी ई बराबर हो गया ई एफ सी का, ठीक है। मतलब ये किससे हो गया, इसका मतलब है ये आपका होला एकांतर कोण से, एकांतर कोण से होला। इसका मतलब है क्या भाई, आपका जो है ये पुल है, ये बात के लिए ये समानांतर होगा इसका, इसी का तो पार्ट भाई ये चल रहा है, तो हम पूरे क्या देते हैं भाई, क्या ए डी समानांतर है, पहले देता हूँ एफ सी का, और इसी का पार्ट क्या है डी बी है, तो डी बी समानांतर होगा किसका, एफ सी का, वही तो लेखाखंड चल रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गया, ये आपका निकलता है चतुर्थ बात। तो ध्यान से देखिएगा, तीसरा एफ सी बराबर है बी डी का, और चतुर्थ बात निकला एफ सी जो है समानांतर है किसका, डी बी का। तो तीसरी बात और चतुर्थ बात से, तीसरा और चतुर्थ से मतलब चौथा से, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिएगा, एक भुजा का यूं, सम्मुख भुजा का एक यूं बी डी और एफ सी ये बराबर भी है और समानांतर भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका डी एफ सी बी एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, जब ये समानांतर चतुर्भुज आपका हो गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसका मतलब है ये समानांतर चतुर्भुज ये हो गया, तो आपका भुजा कौन सा भुजा, डी एफ, ये बराबर होगा किसका भाई, बी सी का, ठीक है, डी एफ बराबर होगा बी सी का, और डी एफ को हम लिख सकते हैं क्या, डी ई प्लस ई एफ बराबर होगा बी सी का। अब मैंने बात की थी कि इसको बराबर लेके चला था, डी ई, इसको मैं लिख देता हूँ इसकी जगह भी डी ई, किससे भाई, बनावट से, याद रखिएगा किससे, बनावट से। तो टू डी ई, टू इंटू डी ई इज इक्वल टू बी सी, तो डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी, तो आपको सिद्ध क्या करना था, डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी, यही प्रमाणित हो गया। तो आपका इसी के साथ जो है ये मध्य बिंदु प्रमेय, अगर आपको बात करें कि आपको कहता है अगर एक कोई त्रिभुज है, उनकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लेखाखंड तीसरी भुजा के साथ उसका क्या संबंध होगा, ये आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप सीधा लिखिएगा वो आधा होगा और वो समानांतर होगा। कब होगा, जब ये त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लेखाखंड में होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये प्रमेय खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला प्रमेय है, प्रमेय नंबर 10.10, मतलब 10वां चैप्टर का 10th जो चैप्टर चल रहा है उसका 10वां प्रमेय है, ठीक है। तो आपको कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समानांतर खींची गई लेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले ध्यान से, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, उसके बाद आपको ये कॉमा दे देते, इसका मतलब है ये अलग से आपका है कि एक अन्य भुजा के वो समानांतर खींची गई लेखा है, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होता है वो जो से तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहने का मतलब ये आपका प्रमेय आपको सिद्ध करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। अब यहाँ बात क्या होती है, कहता है कि जिसमें AB का मध्य बिंदु D है, D से खींची गई लेखाखंड, D से खींची गई लेखा AB को E पर बिंदु E पर काटती है और कहता है कि DE जो है वो समानांतर है BC का। यहाँ पे बोला ना एक भुजा अन्य भुजा के समानांतर खींची गई, ठीक है। तो आपको जो सिद्ध करना है,
आपको सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध जो करना है, आपको सिद्ध करना है क्या भाई, देखिएगा कि तो ये जो आपका बिंदु ई है वो AC का मध्य बिंदु है, मतलब AC का मध्य बिंदु ई है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बनावट करते हैं। बनावट में क्या करते हैं, AC पर एक अन्य बिंदु क्या ले भाई, F ले और DF को मिला दे, DF को मिला दे। ओके, चलिए मैंने जैसे कि यहाँ पे ले लिया DF और इसको मिला दिया, और DF जो है ये DF को मिला दे। और बात होती है क्या, DF जो है बनावट ये तो कर दी, ठीक है। चलिए अब जो है परिमाण देते हैं। परिमाण में ध्यान से देखिएगा। परिमाण में आपको सिद्ध करने के लिए क्या कहता है कि जो E है AC का मध्य बिंदु है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि E जो है, E AC का मध्य बिंदु नहीं है, AC का मध्य बिंदु नहीं है, बल्कि जो हमने लिया था वो क्या था, DF बिंदु F जो है वो AC का मध्य बिंदु है। ओके, जब ये बात हमने कहा, माना कि ये जो E है वो AC का मध्य बिंदु नहीं है, बल्कि बिंदु F जो है AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। ऐसा तो हमने लेके भी चला। अब बात क्या होती है, जब ये मध्य बिंदु है और D भी यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो परिमेय से क्या होना चाहिए भाई, DF समानांतर होगा किससे, BC के समानांतर। अभी जस्ट हमने क्या थे, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, यहाँ पे तो दिया हुआ है D जो है AB का मध्य बिंदु है, वो जो होता है तीसरी भुजा की आधी और समानांतर होती है, तो DF समानांतर होगा BC का, किससे, परिमेय से। यहाँ पे लिख देता हूँ, किससे भाई, परिमेय से, ठीक है। क्या था परिमेय, वो भी लिख देती हूँ। चलो, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो होती है, रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो यहाँ से समानांतर की तो बात आ गई, ठीक है। लेकिन ये बात तो हो गया परिमेय से, लेकिन आपको दिया है क्या, आपको दिया है क्या, DE समानांतर है BC का। अब भाई यहाँ पे देखिएगा, तो अगर हम बात करते, दिया है DE समानांतर है BC का, हमने किया DF समानांतर है किसका, BC का। तो यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट बात था और ये आपका सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से तो पता चलता है क्या, फर्स्ट और सेकंड से कि DE और DF दोनों समानांतर है किसका, दोनों समानांतर है BC का। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक बिंदु था, क्या, एक बिंदु था हमारा D, उससे निकला DF, उससे निकला DE, लेकिन यह विरोधाभास है, विरोधाभास समानांतर है, क्योंकि एक ही बिंदु से निकल रहा है क्या, दो रेखाखंड, एक ही बिंदु से दो रेखाखंड निकल रहा है, इसलिए, ठीक है।
फर्स्ट और सेकेंड से डी ई और डी एफ दोनों समानांतर है BC का, लेकिन या तो विलाद्वास समानांतर है। ऐसा तो समानांतर में होता नहीं भाई। एक बिंदु से आप खींचते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बिंदु से जब आप खींचते हो तो यहाँ पे आके इनके, फिर जब ये ऐसे मान लो ये AB है और ये समानांतर हो सकता है CD का, और फिर ये जो E बन गया वो कैसे समानांतर हो भाई। और लेकिन हमें यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो लेखा है वो समपाती है। तो इसका मतलब है कि DE और DF एक अन्य बिंदु माना था, बट उसी पे आके अटक गया। ठीक है, DF दोनों समपाती लेखाखंड है, दोनों समपाती लेखाखंड है। ठीक है, इसलिए हमारा मानना इसलिए भाई ऐसे, इसलिए हमारा मानना गलत है कि ई जो है AC का मध्य बिंदु नहीं है। ई जो है AC का मध्य बिंदु नहीं है। तो क्या ई जो है AC का मध्य बिंदु ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई। तो यहाँ से एक और प्रमेय निकलता है आपका। अगर आपको देता है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, उनमें एक भुजा के मध्य बिंदु जो है उससे एक रेखाखंड खींची जाती है, जो तीसरी भुजा मतलब एक रेखाखंड खींची तो जो दूसरी भुजा को मान लीजिए किसी बिंदु पे आपको दिया काटती है और वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तो आपसे पूछेगा कि वो तीसरी भुजा के कहाँ पे काटती है, तो आप सीधा बोलिएगा मध्य में काटती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आएगा। तो इसी के साथ आपका प्रमेय जो है 10.10 है, जो 10वां प्रमेय था इस चैप्टर का, वो समाप्त होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब जो आपकी थोड़ी सी आगे का बात देखिएगा, आपका होता है अंतःखंड। यस, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं इंटरसेप्ट। ये भी लिख देती हूँ INTERCEPTS। ठीक है, TRCEPTS। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए भाई। तो अंतःखंड किसे कहते हैं, तो पहले आप समझ लीजिए, फिर परिभाषा से देख लेंगे। मान लीजिए मैंने एक समतल पे दो रेखाखंड खींचा, एक था M, दूसरा है N। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक तीसरी रेखाखंड से इसको काटा, ये मान लो आपका L रेखाखंड, ये काटा क्रमशः P और Q बिंदु पे। ठीक है, तो रेखाखंड PQ को, ये जो रेखाखंड PQ को जो है, इस दोनों रेखाखंड के द्वारा, किसके द्वारा, दी गई रेखाखंड M और N के द्वारा तीसरी रेखा पर जो है बनाया गया अंतःखंड कहते हैं। किसे, ये PQ को। ये PQ को ये दी गई जो रेखाखंड थी समानांतर या फिर प्रतिच्छेदी जो भी हो, तो दी गई रेखाखंड द्वारा तीसरी रेखा पर बनाया गया अंतःखंड कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, हमने याद किया था ना, अंतः कोण कौन से, फिर अंतः एकांतर कौन से हैं, इस प्रकार से याद तो किया था ना। तो अंतःखंड तो अंतः पाठ में है तो अंतःखंड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना होगा। ठीक है, तो जैसे परिभाषा देख लीजिए, यदि एक समतल में दो रेखा M और N समानांतर हो या प्रतिच्छेदी हो, तो तीसरी रेखा N उन्हें बिंदु Q, P और Q पर प्रतिच्छेद करती हो, तो PQ को दी गई रेखाखंड मतलब M और N द्वारा इस तीसरी रेखा पर, ये तीसरी रेखा है लेकिन इसी को कहते हैं अंतःखंड, क्योंकि यहाँ पे इसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है आपका ये अंतःखंड खत्म होता है। तो खत्म होता है मतलब यहाँ पे जो था इस पे क्वेश्चन आने वाला है, मतलब आपका जो पल में आने वाला, तो पहले अंतःखंड क्या होता है थोड़ा सा जानना तो जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे MN लिया है, तो आप दूसरा भी कुछ नाम लग सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी परिभाषा में दिया हुआ है उसी को लेके चले। ठीक है, कटान बिंदु भी अलग कर सकते हैं, लेखा का नाम भी अलग कर सकते हैं, तीसरी रेखा को भी आप अलग कर सकते। तो इसी के साथ आपका इंटरसेप्ट जो था अंतःखंड, और हाँ ये आप प्रतिच्छेदी रेखा में भी कर सकते, ये जरूरी नहीं है। ये आपका ये और ये PQ या फिर मान लीजिए आपका MN हो गया, तो ये जो होगा MN क्या कहलाएगा, इसके और इसके द्वारा बनाया गया तीसरी रेखाखंड पे अंतःखंड कहलाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। अब जो देखिएगा आपका अगला प्रमेय है
10 चैप्टर का 11 गलमा है, ठीक है। कहता है यदि 3 समानांतर लेखाएं हो और उनके द्वारा एक तिर्यक लेखा बनाए गए अंतःखंड बराबर हो। यहाँ पे देखिएगा, यदि 3 समानांतर लेखा हो और उनके द्वारा एक तिर्यक लेखा पर जो बनाए गए अंतःखंड है वो बराबर हो तो किसी अन्य तिर्यक लेखा द्वारा उस पर बनाए गए अंतःखंड जो होंगे बराबर हो जाए। तो पहली बात तो यहाँ पे चले लेते भाई 3 लेखाखंड। चलो मान लेते हैं आपका 1 2 3 लेखाखंड, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं क्या नाम दे भाई, कुछ भी नाम दे दीजिए, LMN दे देते। चलो LMN, ठीक है। और उसमें मैंने एक तिर्यक लेखा बनाया, वो है आपका P, ओके। चलो कोई बात नहीं। और ये P जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप इसका नाम भी लिख सकते हो भाई, जो चाहे वो लिख सकते हैं। मान लीजिए ABC मैंने लिख देता हूँ, ABC। और यहाँ पे बात करते हैं, आपको एक अन्य लेखाखंड दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, मान लो ये, ठीक है। और ये जो है आपका लेखाखंड P के बाद ये Q है और इसको ये काट रहा है DE पे, DE पे, ठीक है। तो आपको जो दिया हुआ है कि ये जो है ये और ये बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो देखिएगा भाई, पिक्चर छुट्टी थी, पिक्चर भी मैंने ड्रॉ कर दिया। यदि 3 समानांतर लेखा हो, 1 2 3 LMN नाम रखा है और उनके द्वारा एक तिर्यक लेखा है बनाए गए अंतःखंड जो उसकी, देखिए उनके द्वारा एक तिर्यक लेखा पर बनाए गए जो अंतःखंड है वो बराबर है। इनके द्वारा अंतःखंड तो ये और ये क्या है, बराबर है, कोई बात नहीं। तो किसी अन्य तिर्यक लेखा, मैंने एक अन्य तिर्यक लेखा जो क्यों लिया है, तिर्यक लेखा पल, किसी अन्य तिर्यक लेखा पल उसके ही द्वारा, मतलब 1 2 3 इस तीनों के द्वारा बनाए गए जो अंतःखंड है ये बराबर होंगे, आपको सिद्ध करना है। तो पहली बात यहाँ पे पिक्चर से देख लीजिए भाई। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं, आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है L समानांतर है M का, M समानांतर है N का, ठीक है। और क्या कहता है, तिर्यक लेखा जो P है, तिर्यक लेखा P, तिर्यक लेखा P, लेखा L M N को क्रमशः बिंदु किस पे प्रतिच्छेद के लिए, A, B और C पर इस प्रकार करती है कि, आपको दिया है C पर इस प्रकार करती है कि इस प्रतिच्छेद करती है और आपको C पर करती है, सिंपल सी बात है। और आपको दिया क्या है, AB बराबर है BC अंतःखंड। और आपको यहाँ पे जो बात है सीधा भाई, ये भी आपको सिद्ध क्या करना है, देख लीजिए, सिद्ध करना है कि DE जो होगा वो बराबर होगा EF का। उसी प्रकार यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपकी तुल्यक लेखा क्यों DE F पर प्रतिच्छेद कर दिया, पिक्चर है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सी बनावट कर देते हैं, बनावट में ध्यान से देखिएगा। बनावट में क्या करते हैं, बिंदु E से एक लेखाखंड खींचे जो P के समानांतर है, P के समानांतर है। और वह देखिएगा, मैं जो बोल रही हूँ, मैंने एक यहाँ से देखिएगा E से खींचा है और ये जो है इसके P के समानांतर है। ये थोड़ा सा इधर ज़्यादा हो गया भाई, ये जो है आपका ये P जो चल रहा है इसके समानांतर है, ठीक है। और ये इधर भाग रहा है, ओके।
तो यहाँ तक ही मैंने लेखा खंड बोला है भाई, तो चलो यहाँ तक ले लेते। जो आपके, या फिर बढ़ा भी सकते हैं, आपकी इच्छा, लेखा लिख देंगे तब, ठीक है। और ये जो है आपके बिंदु लिख देते भाई, और डी एफ तक हो गया, मान लो जी और एच पर, और वह लेखा एल पर, लेखा एल और एन पर क्रमशः बिंदु जी और एच पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। बनावट हो गया। अब चलिए, अब जो करना है क्या भाई, ध्यान से देखिएगा, बात प्रमाण करते हैं। प्रमाण में देखिएगा क्या आपको दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। आपको दिया है क्या, बात कर ले तो ए बी समानांतर है, किसका, ए बी समानांतर है जी ई, जी ई, ये तो हमने बनावट किया है, दिया तो बनावट से। और आपको दिया है कि ए डी जो है वो समानांतर है किसका, बी ई का। तो इसलिए बात कर लेते हैं ए जी ई, ए जी ई बी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है। अब बात होती है कि इसी प्रकार अगर हम चले तो, अब यहाँ पे देखिएगा, ये बात तो हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब ये हो गया भाई, तो हम कह सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा भाई, ए बी बराबर होगा किसका, जी ई का। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ए बी बराबर है जी ई का, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिएगा, और आपको दिया है ए बी जो है बराबर है बी सी का। यहाँ पे देखिए ए बी बराबर है बी सी का, तो हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर होगा जी ई, या फिर आप इसको टर्म ऐसे भी कर सकते हैं। आपको दिया है ए बी बराबर है बी सी का, ये फर्स्ट हो गया था और ये सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से क्या करिएगा, फर्स्ट और सेकंड से भाई। ए बी बराबर है जी ई, ए बी बराबर है बी सी, इसका मतलब है बी सी जो है वो बराबर है किसका, जी ई का, जी ई का, ठीक है। ये आपका निकल गया थर्ड बात, इसको लाने दीजिए अब यहाँ पे। पुनः फिर से देखिएगा, अब बात करते भाई, आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि बी ई जो है समानांतर है, बी ई जो है वो समानांतर है किसका, यहाँ पे देखिएगा, ये जो बिंदु आपका एच था वो सी एच का। अब बात करिए, जब ये समानांतर है और आपने बनावट से किया सी एच का, देखिएगा बी ई, ये जो है ये समानांतर है सी एच का, और बनावट से आपने किया क्या, बी सी समानांतर है ई एच का। तो इसी प्रकार, इसलिए आपका बी सी एच ई क्या एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है भाई, आपका ये बी सी बराबर होगा किसका, ई एच का, ई एच का। ये आपका निकल गया फोर्थ बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, बी सी बराबर था जी ई का और बी सी बराबर हो गया ई एच का। तो कहने का मतलब थर्ड और फोर्थ से, थर्ड और फोर्थ से हम बात कर सकते हैं क्या, बी सी, तो ई जी ई जो है, जी ई बराबर होगा ई एच का। अब देखिएगा जी ई ये बराबर हो गया ई एच का, कोई दिक्कत भाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जब ये बात हो ही गई आपका, तो ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं हम त्रिभुज, पुनः फिर से, और आप इसको नोट डाउन करके फिफ्थ बात में लिख लीजिए वाला। त्रिभुज किस में, ध्यान से देखिएगा,
त्रिभुज चल रहे हैं, एक तो मैं लेती हूँ GED और दूसरा त्रिभुज लेती हूँ त्रिभुज GED लिया ना, तो ये ले रही हूँ मैं HEF। ठीक है, अब देखिएगा GED में बात कर लेते हैं। हमने बात की थी क्या भाई, ये GED में बात कर लेते कौन आपका DGE, ये बराबर होगा किसका, कौन आपका EHF का, किससे, एकांतर कौन से। क्यों भाई, क्योंकि आपका दिया हुआ L जो लेखा है वो समानांतर है N का, तो ये भी समानांतर है, तो ये लेखा ये बन गया। ठीक है, ये हो गया एकांतर कौन से। देन उसके बाद देखिएगा आपकी बात कर लेते हैं शीर्षाभिमुख कौन सी, ये कौन देखिएगा इसमें कौन GED, ये बराबर होगा कौन FEH का, किससे, शीर्षाभिमुख कौन से। अब बात क्या करते हैं, शीर्षाभिमुख कौन हो गया भाई। अब चलते हैं, हमने जो बात की थी क्या, भुजा, इसमें GE बराबर है किसका, EH का, ये किससे भाई, ये पांचवा बात से देखिएगा। ठीक है, तो आपका त्रिभुज GED सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ध्यान से देखिएगा GED सर्वांगसम होगा, G का कोण H के बराबर था, E का कोण E पे ही लगेगा एंड F, ये किससे हो गया। अब देखिए मैंने बोला ये कोण बराबर था आपका इस कोण का, उसके बाद मैंने बोला ये कोण बराबर है आपका ये कोण का, उसके पश्चात मैंने बोला ये भुजा आपका बराबर है ये भुजा का, कहने मतलब ASA किससे, शलवांग क्षमता से। जब ये हो गया तो मैं कह सकती हूँ उसका संगत भुजा, ये इस त्रिभुज का कहने का मतलब DE बराबर होगा EF का, DE बराबर होगा EF का, किससे भाई, CT से। और आपको यही सिद्ध करना था कि DE बराबर होगा EF का, देखिएगा DE बराबर होगा EF का, तो इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसी पिक्चर को हम थोड़ा सा अब क्या करते हैं, इसमें देखिएगा यही क्वेश्चन है आपका, बस इसको दूसरे ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने बात की थी क्या, इसी क्वेश्चन को बनाना है बस दूसरे ढंग से। ठीक है, तो जैसे कि आपको सभी चीज़ वही है भाई, L समानांतर है M समानांतर है N का, तिर्यक रेखा P जो है इसको ABC पे काट ले, फिर यहाँ पे एक और Q जो है तिर्यक रेखा DE आप पे काट ले, और सिद्ध करना है DE बराबर है EF। बस अब थोड़ी सी बनावट देखिएगा, बनावट में अब क्या करते हैं, आप क्या करिए AF को मिला दीजिए, AF को मिला दे ठीक है, और यहाँ पे जो है AF जो गुजर रही है वो रेखा जो M था उसको बिंदु O पर पलते छेद करती है, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अब परिमाण चलते हैं। परिमाण में बात क्या करते हैं भाई, देखिएगा बात करते हैं क्या, त्रिभुज ACF में देखिएगा कि जो आपका BO है वो आपको दिया है कि सॉरी B जो है AC का मध्य बिंदु है, और दिया है क्या BO जो है वो समानांतर है किसका, CF का। जब ये बात है तो भाई आपका बात करते प्रमेय से आपने किया था ना कि अगर त्रिभुज की बात करें, एक भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, और दूसरी भुजा को एक भुजा से मध्य बिंदु से खींची गई रेखाखंड और दूसरी भुजा के समानांतर हो, तो तीसरी भुजा पे जब वो पलटी हो तो वो मध्य बिंदु होती है। तो कहने का मतलब है कि आपका O जो है AF का मध्य बिंदु है, किससे, प्रमेय से मध्य बिंदु है, किससे भाई, प्रमेय से। इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रमेय था, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखाखंड
दूसरी भुजा के समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर हो तो वह रेखाखंड जो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर काटती है, मध्य बिंदु पर काटती है। यहाँ पे देखिएगा जो मैंने भाषा लिखा है काटती है, इसमें पहली भुजा ये, दूसरी भुजा इसका समांतर ये, तीसरी भुजा यहाँ पे मध्य में काटती है। ठीक है, अब तो क्या हो गया, अब देखिएगा पुनः फिर से, ये बात तो हो गया भाई। अब पुनः फिर से देखिएगा, क्या बात करते हैं, क्या पुनः फिर से आप त्रिभुज AFD में देखिएगा, AFD में देखिएगा, क्या आपका बात यहाँ से निकल गया, क्या फर्स्ट से बात के लिए तो निकल गया कि O जो है OAF का मध्य बिंदु है, बिंदु है किससे, फर्स्ट से। और आपको दिया है क्या, OE जो है वो समानांतर है किसका, AD का। जब ये फिर से बात वही आए भाई, तो उसी पल में से आपका जो हो जाएगा, ये त्रिभुज आपका बन गया, एक भुजा के मध्य बिंदु हो गया और ये इसका समानांतर है, तो कहने का मतलब E जो है DF का मध्य बिंदु है उसी पल में से, टोटल पल में से। ठीक है, और इसलिए इसका मतलब है आपका DE बराबर होगा EF का। तो दोनों ढंग से मैंने आपको सिद्ध करने का बता दिया तरीका, तो आप किसी भी ढंग से करिए भाई, आपको फुल में फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो इसी के साथ जो है आपका समानांतर रेखाओं और जो त्रिभुज पर पलमैय था भाई, ये जो पलमैय थे 3 पलमैय आपने सीखा। फर्स्ट कौन सा था भाई, तो फर्स्ट था कि अगर आपको एक त्रिभुज देता है और 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है वो जो होती है तीसरी भुजा की आधी। मान लीजिए आपका ये त्रिभुज बड़ा सा लेता हूँ, तीसरी भुजा की आधी और समानांतर होती ABC और ये मध्य बिंदु है DE, तो DE जो होगा वो समानांतर होगा BC का और DE जो होगा वो हाफ होगा BC का। दूसरी बात सीखा, अगर एक त्रिभुज होती है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से निकल रही है और वो जो है दूसरी भुजा ABC, देखिएगा ध्यान से भाई, बड़ा सा कर देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो देखिएगा, ये मैंने बड़ा सा कर दिया। ये मान लो ABC एक त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु आपका D दे रखा और इससे निकलने वाली यहाँ पे बिंदु E पे पलती है और ये जो है कहता है DE समानांतर है आपका BC का और ये मध्य बिंदु है, तो कहने का मतलब ये जो E भी होगा AC का मध्य बिंदु होगा। तीसरी बात आपने क्या सीखा भाई, तो यहाँ पे देखिएगा, तीसरी बात अंतःखंड पे था क्या, अगर 3 समानांतर रेखा देती है आपको और वो अंतःखंड अगर एक तिर्यक रेखा पे जो बन रहा है इन तीनों रेखाओं द्वारा, समानांतर रेखा द्वारा या प्रतिच्छेदी रेखा जो दे हो, तो वो अगर बराबर है तो दूसरी जो तिर्यक रेखा वो इसे काटेगी, तो जो अंतःखंड होगा वो भी बराबर होगा। तो इसी के साथ ये 3 बात थी और 3 बात को मैंने रिवीजन भी कर दिया भाई। तो अब जो होगा, अब इसका आगे अगली क्लास में जो होगा आपका जो होगा एक्सरसाइज 10.2 का मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।